द एंड ऑफ सऊदी, नाउ इंडिया इज द नेक्स्ट पावर हाउस। तो 1938 में सऊदी को वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल में मिला, जिसकी वजह से ऑयल वन ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया और सारे एनर्जी प्रोड्यूसर देश, मिडिल ईस्ट नेशंस पूरे वर्ल्ड को रूल करने लगे, डोमिनेट करने लग गए और वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन बन गए सिर्फ तेल बेचकर, बिकॉज ऑयल वाज वन ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी ऑफ द सेंचुरी। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पूरे वर्ल्ड की एनर्जी सप्लाई की पावर कुछ ही देशों के हाथों में यहाँ पर पहुंच गई, जो कि बहुत ही गलत बात है। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पर ये है कि पूरे वर्ल्ड में आज अगर कहीं भी कोई भी वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें सऊदी की या फिर मिडिल ईस्ट नेशंस की डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली छोटी सी भी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो इसका शॉक वेव, इसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को फेस करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर इंडिया किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, लेकिन सऊदी इन्वॉल्व है, तो इसके शॉक वेव, इसके रेपरकशंस, इसकी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी और ऑयल प्राइस हाइक्स हमको भी फेस करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही खराब चीज़ है। बट एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। और ऑयल तो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको आज नहीं तो कल खत्म तो होना ही था, और फिर अब इसी वजह से पूरा वर्ल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का ऑल्टरनेट फाइंड करने लग रहा है, जिसकी एक वजह ये भी है कि जब सऊदी में ऑयल मिला तो इसके बाद से पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया और दबा के कार्बन एमिशन हुआ। और फ्रेंड्स अब इसी वजह से आज हमको यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है और बहुत सारे एनवायरमेंटल हैजार्ड पूरे वर्ल्ड को फेस करने पड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स आज जब ऑयल अपने लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है तो तब तक तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन ऑलरेडी हो चुका है और इन्वायरमेंट को इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट ऑलरेडी पे करनी पड़ रही है। एंड नाउ टुडे ऑल ऑफ दिस नेशंस केम फॉर द नेट जीरो कार्बन एमिशन टिल 2050 एंड 2070 फॉर नेशंस लाइक इंडिया। इसका मतलब ये है कि आज पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन है 24,000 टेरावाट की, वो 2050 तक और इंडिया के लिए 2070 तक पूरे वर्ल्ड को रिन्यूएबल सोर्सेज से ही फुलफिल करनी पड़ेगी, यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से ही फुलफिल करनी पड़ेगी, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है या फिर बहुत हद तक मुश्किल है। एंड दैट इज व्हाई दिस गिव राइज टू द सोलर रेवोल्यूशन इन दिस एंटायर वर्ल्ड of this. The solar energy, it is likely to account for 60% of global renewable power growth in 2022. सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी सोलर क्रांति चाहते हैं। तो आज पूरे वर्ल्ड की 5% एनर्जी डिमांड सोलर अकेले प्रोड्यूस कर रहा है, सोलर अकेले फुलफिल कर रहा है, जो कि रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत 1950 से ही हो गई थी। तो 1958 में जहां अमेरिकन वैनगार्ड सैटेलाइट में 6 सोलर पैनल लगाए गए और इसकी स्टार्टिंग, इसकी बिगिनिंग उस टाइम पर दी गई, और 1980 आते आते लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए सोलर पैनल को इस्तेमाल में यहाँ पर लेने लग रहे थे। और एक बात ये भी है कि हमें पिछले 50 सालों में इस सेक्टर में जितनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, उससे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ तो पिछले सिर्फ 5 सालों में यहाँ पर देखने को मिली है। और इसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर R&D और इनोवेशन की वजह से सोलर की कॉस्ट बहुत हद तक गिरती ही चली आ रही है। एंड दिस अगेन गिव राइज टू द सोलर रेवोल्यूशन। और फिर अगले 20 सालों में सोलर की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, सूटअप होने वाली है, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और इसकी कुछ वजहें ये भी हैं कि आज एज कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर की कॉस्ट बहुत हद तक गिरती ही चली आ रही है, जिसका एक कंपैरिजन मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। तो 2009 से 2019 के बीच किस किस एनर्जी के सोर्स की प्राइस किस हद तक गिर चुकी है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। तो 2009 में जहाँ यहाँ पर कोल 1 मेगावाट आवर ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए $111 कोल की वैल्यू थी, आज उसकी वैल्यू है $119। वही न्यूक्लियर की थी $123 और आज है $155। वही विंड की थी $135 और आज सिर्फ 10 सालों में इसकी वैल्यू गिरकर $41 पहुंच चुकी है। और फोर्थ, सोलर की कॉस्ट जहां 2009 में $359 थी, वही यहाँ सिर्फ 10 सालों में इसकी कॉस्ट गिरकर $40 पहुंच चुकी है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं, एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि अगले 10 सालों में इसकी कॉस्ट $5 से भी कम यहाँ पर होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर इज ऑफ सोलर and solar is the future. But now the question is, then why solar panels are not everywhere? Why government hasn't installed it everywhere around the world? तो इसके लिए आपको एक स्टोरी यहाँ पर जाननी पड़ेगी। तो राजस्थान के जोधपुर के एक भरला गांव में यहाँ पर पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर पार्क डेवलप किया गया है, क्योंकि इस एरिया में गर्मियों में 46 से लेकर 48 सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और दबा की गर्मी होती है, दबा के धूप यहाँ पर होती है। और फ्रेंड्स अब इसी का फायदा उठाते हुए 14,000 एकड़ की लैंड में 10 करोड़ सोलर पैनल्स यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए और इसको एक वर्ल्ड बिगेस्ट सोलर पार्क यहाँ पर बना दिया गया। और आज ये पार्क की टोटल कैपेसिटी बिजली जनरेट करने की है 2245 मेगावाट। और आप यकीन नहीं करोगे, ये इतनी बिजली है कि अगर ऐसे सिर्फ 100 सोलर पार्क और डेवलप कर दिए गए पूरे भारत में, तो
पूरे भारत की एनर्जी कंजम्पशन जो कि 2 लाख मेगावाट है वो फुलफिल हो सकती है सिर्फ इससे। देन अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई गवर्नमेंट हैज नॉट इंस्टॉल्ड 100 सोलर पार्क लाइक भडला पार्क इन इंडिया इफ इट इज सो मच एफिशिएंट। तो इसके कुछ बहुत सारे ड्रॉबैक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला ड्रॉबैक है इसकी कॉस्ट। तो सिर्फ इस एक भडला पार्क को डेवलप करने के लिए $2.1 बिलियन की कॉस्ट यहाँ पर लगी है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर ऐसे 100 पार्क सोलर पार्क डेवलप यहाँ पर गवर्नमेंट करेगी तो $300 बिलियन तो पक्के खर्च हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जो कि इंडिया का बजट है इतना, तो हम ये नहीं कर सकते। और सेकंड ड्रॉबैक है मेंटेनेंस का। तो इन सोलर पैनल्स में जब धूल मिट्टी जम जाती है तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और बहुत हद तक ये काम भी करना बंद कर देते हैं। और भडला पार्क के मामले में, भडला सोलर पार्क के मामले में, ये तो रेगिस्तान में है, तो यहाँ पर रेगिस्तान की रेत और मिट्टी इसके ऊपर जम जाती है, जिसको साफ करने में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। तो भडला पार्क के मामले में वहाँ पर 2000 क्लीनिंग रोबोट लगे हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली इनको साफ करते ही रहते हैं, जो कि अलग ही एक बहुत बड़ा खर्चा हमको देखने को मिल जाता है। और इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा लैंड भी चाहिए होती है इनको यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए। और थर्ड नुकसान यहाँ पर इसका ये है, दिस इज द ट्रांसमिशन लॉस। जितना मुश्किल एनर्जी को जनरेट करना है उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना। द डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इज़ वेरी मच हार्ड। तो यहाँ पर एनर्जी को यहाँ से वहाँ ले जाने में, ट्रांसमिट करने में जो ट्रांसमिशन लॉस होता है वो बहुत ही हैवी हमको देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक कॉस्ट में एडअप यहाँ पर हो जाता है। और ऐसे करते करते बहुत सारे यहाँ पर ड्रॉबैक्स की लिस्ट हमको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है ये बड़े लेवल पर ही देखने को मिलती है। अगर ऐसे बड़े बड़े सोलर पार्क्स और सोलर प्लांट्स बनाए जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें और अगर आज हर कोई अपने घरों में रूफ टॉप पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर दे, सोलर पैनल्स लगा ले, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो जाएंगी एकदम चुटकियों में। तो ये ऐसा होगा कि इंडिविजुअल लेवल पर सोलर की मेंटेनेंस क्या ही लगती होगी। आराम से एक बंदा रोज सुबह जाके अपने सोलर को साफ कर सकता है 5 मिनट के अंदर। और सेकंड, अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पर 1 से 2-3 मेगावाट सोलर पैनल की कॉस्ट को बियर करना बहुत ही आसान है। और 3 से 4 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट का ब्रेक इवन भी आपको मिल जाता है और 25 साल तक आप इसका फ़ायदा यहाँ पर उठा सकते हो। तो कॉस्ट का भी कोई मसला यहाँ पर नहीं है। और थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉस। तो अगर यहाँ पर ट्रांसमिशन उतने लेवल पर हो ही नहीं रहा है, सिर्फ आप अपने घर में ही यहाँ पर एनर्जी को यूज़ कर ले रहे हो और जो चीज़ आप यहाँ पर ग्रिड में भेज रहे हो वो तो बहुत ही कम है, तो ट्रांसमिशन लॉस भी यहाँ पर हमको नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पर एकदम सॉल्व सी हो जाती हैं। तो अब हम बेसिक्स यहाँ पर जानते हैं। तो इसकी बेसिक में यहाँ पर ये है कि आज 3 टाइप ऑफ सोलर पैनल्स मार्केट में अवेलेबल है, मोनो क्रिस्टलीन, पॉली एंड थिन फिल्म। तो यहाँ पर मोनो है, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि ये एकदम प्योर सिलिकॉन से बना हुआ है, एक सिंगल सेल से ये यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है। इसका शेप ऑक्टेंगल शेप का यहाँ पर बन जाता है इसी वजह से। तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है और अब इसलिए ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है और इसकी लाइफ स्पैन भी सबसे ज़्यादा होती है। पॉली और थिन फिल्म के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, कॉस्टली है और लाइफ स्पैन भी इसका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई है। और सेकेंड है यहाँ पर पॉली क्रिस्टलीन। तो इसके अंदर इसके नाम ही में है पॉली, यानी कि मल्टीपल सेल से ये यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो ये बहुत हद तक अफोर्डेबल है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है यहाँ पर मोनो के मामले में, लेकिन इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ही हाई है। और इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी 25 से 30-40 साल का है, जो कि मोनो के मामले में थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी सही है। और इंडिया में आज पॉली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है, मैन्युफैक्चर यहाँ पर किया जाता है क्योंकि ये बहुत हद तक अफोर्डेबल है। और थर्ड है थिन फिल्म, जो कि अभी भी अपने डेवलपमेंट फेज में ही है। वैसे कहा तो जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और लाइट है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी और कॉस्ट मोनो और पॉली से मैच नहीं करती है, तो इसकी बात अगर हम ना ही करें तो एकदम सही रहेगा। और थर्ड चीज़ ये है द टाइप्स ऑफ सिस्टम इन सोलर इंस्टॉलमेंट। तो 3 टाइप के सिस्टम हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड हाइब्रिड सिस्टम। तो सबसे पहले ऑफ ग्रिड को जानते हैं। तो यहाँ पर ऑफ ग्रिड इसके नाम ही में है कि ये यहाँ पर ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। तो इस ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर बैटरीज होती है और ये ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो जितनी भी एनर्जी आपने सोलर पैनल से दिन में जनरेट करी उसको आप दिन में तो इस्तेमाल में ले रहे हो, लेकिन जैसी शाम होती है तो वो एनर्जी धीरे धीरे करके बैटरीज में भी स्टोर होती रहती है और आप अपनी रात की कंजम्पशन इस बैटरी से ले सकते हो। ये है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो कि यहाँ पर ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। और सेकंड है ऑन ग्रिड सिस्टम, इसके नाम ही में है इट इज़ कनेक्टेड टू द ग्रिड। तो इसमें ऐसा है कि इसमें बैटरी नहीं है, ठीक है। इसमें जो भी एनर्जी आप सोलर पैनल से यहाँ पर जनरेट करते हो दिन में जब सनलाइट होती है,
तो आप अपने अप्लायंसेस, आप अपने यहाँ पर डिवाइसेस को उससे चार्ज करते रहते हो, इस्तेमाल में यहाँ पर लेते रहते हो एनर्जी को, और शाम होने के बाद वो जो एनर्जी जो सेव होती रहती है वो यहाँ पर ग्रिड में पास ऑन हो जाती है। और रात में जब आपके सोलर पैनल में एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी जब जनरेट नहीं कर रहा, तब आप अपनी रात की नीड को, रात की एनर्जी कंजम्पशन की सप्लाई आप ग्रिड से लेते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज आपने 40 यूनिट आपके सोलर पैनल ने एक दिन में, यानी कि दिन के 6 घंटे में जनरेट यहाँ पर कर ली, और आपने दिन में 10 यूनिट इस्तेमाल में भी ले ली, तो जो बची हुई 30 यूनिट है वो जाएगी एकदम ग्रिड के अंदर, और आपकी रात में जो नीड है, सपोज 10 यूनिट आपने रात में भी इस्तेमाल में लिया, वो 10 यूनिट आपको वहां से आएगा ट्रांसफार्मर से, और अब जो बचा वो 20 यूनिट है वो है आपकी सरप्लस एनर्जी। द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर होती है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर एक दिन में जनरेट करी और कितनी यहाँ पर ग्रिड में आपने ट्रांसफर करी। इसकी यहाँ पर नेट मीटरिंग होके आपके बिल में आता है, ये माइनस में भी आता है और ये प्लस में भी आता है, और इसका पैसा आपको एट द एंड मिल जाता है, आपने कितनी बिजली गवर्नमेंट के यहाँ पर बेची। लेकिन मेन फायदा तो यहाँ पर है अपनी खुद की कंजम्पशन को फुलफिल करना इससे, क्योंकि जो आज नॉर्मल रेट है जो इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट, वो 8 से 10 रुपए वेरी करता है हर एक स्टेट में। और अगर हम गवर्नमेंट को बिजली बेचते हैं तो गवर्नमेंट सिर्फ 1.5 से 2 रुपए में उसको बाय करेगी। तो 100 यूनिट अगर आपने जनरेट किया तो 150 से 200 रुपये मिलेगा, लेकिन 100 यूनिट जनरेट करके यूज़ किया तो 800 रुपये का फायदा है। एंड दिस इज द बिग डील हियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सोलर की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज मार्केट में ला रही है और बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप सोलर को इंस्टॉल करो, आप सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो जाओ, इससे पूरे देश का फायदा है। और अब इसीलिए एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये है द कुसुम योजना। तो इन शॉर्ट इस योजना में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रीन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल को गवर्नमेंट बहुत हद तक प्रमोट करना चाहती है और इंडियन फार्मर्स को सोलर फार्मिंग के बेनिफिट यहाँ पर देना चाहती है, और इंडियन फार्मर की इनकम बहुत हद तक डबल करना चाहती है गवर्नमेंट इस कुसुम योजना के अंदर। और एक एडवांस रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इन फार्मर को मिलती है इस सिस्टम के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब इसी कुसुम योजना के थ्रू बहुत सारे सोलर एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है, और ऐसी एक अमित की भी स्टोरी है। तो राजस्थान के कन्वरपुरा गांव में बहुत कम बारिश होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है गर्मी के मौसम में यहाँ पर, जिसकी वजह से जो यहाँ पर किसानों का एकमात्र सहारा था वो था ग्राउंड वाटर। और पिछले कुछ सालों में ग्राउंड वाटर का लेवल 60 फीट से 400 से 500 फीट तक पहुँच चुका है, जिसकी वजह से जो इनका आखिरी सहारा था वो भी यहाँ पर एकदम खत्म हो चुका है और खेती करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और अगर बात इलेक्ट्रिसिटी करें तो यहाँ पर 6 घंटे बिजली यहाँ पर नहीं आती है, जिसकी वजह से खेती करना एकदम नियर टू इम्पॉसिबल यहाँ पर हो गया है। और जब यही प्रॉब्लम यहाँ पर अमित जी को फेस करनी पड़ी, जब इनके फैमिली में ये प्रॉब्लम आई, क्योंकि इनकी फैमिली का भी प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम था खेती, जो कि अब खतरे में इनको दिख रहा था। तो इसीलिए कुसुम योजना का फायदा उठाते हुए यहाँ पर अमित जी ने अपनी 1.5 हेक्टेयर की लैंड में 1 मेगावाट का सोलर प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल किया और लगभग 3400 सोलर पैनल्स इसमें इनने इंस्टॉल यहाँ पर कर दिए, जिसकी कॉस्ट इनको आई 3.5 करोड़। तो अब आप बोलोगे कि 3.5 करोड़ हम कहाँ से लाएं? तो भाई इसके अंदर इनको 30 से 40% की सब्सिडीज मिल गई गवर्नमेंट की साइड से, फाइनेंसिंग मिल गई, लोन अवेलेबल हो गया, और एट दी एंड इनने सिर्फ 10% कॉस्ट पे करी। और आज इनका सोलर प्लांट रोज की 5000 यूनिट बिजली यानी कि महीने की 1.5 लाख यूनिट जनरेट करने लग रहा है, जिसकी वजह से इनको 4 लाख महीने की कमाई होने लग रही है। तो ऐसे करके इस योजना का फायदा बहुत सारे लोग यहाँ पर उठा रहे हैं, और एग्रीकल्चर फील्ड में छोटा सा ही सही लेकिन अभी तो एक रेवोल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल नॉलेज मिली हो, सो लाइक दिस वीडियो एंड टू वॉच मोर सच इंसाइटफुल बिजनेस एंड जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिसी मेकिंग वीडियोस, सब्सक्राइब टू GoSelfMade, and now thank you so much for watching. We'll meet you on the next one. Until then, you go self-made.